गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश और कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अर्थात कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर आपका चल रहा है और अभी तक इसमें हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा चुके हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक में से पहला हमने आपको कवर अप कराया है, दैट इज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कराया दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज बारी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है इसको सीखने की, यानी कि आज का हमारा हेडिंग है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलिए बच्चों, लेके माता रानी का नाम, लेके मां सरस्वती का नाम, और करते हैं शुरू अपना आज का काम। शुरू करते हैं पहली थियरी जो बॉन्डिंग को समझाती है कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। पहली थियरी है हमारी जिसको बोला जाता है वैलेंस बॉन्ड थियरी, और इसे शॉर्टकट में वीबी थियरी के नाम से भी पहचाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी किस तरीके से बॉन्डिंग और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की समझाती है। शुरुआत करते हैं इसके पहले पोस्टुलेट से। थियरी का पहला पोस्टुलेट यह कहता है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंड टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। पहला पॉइंट ध्यान से पहले सुनेंगे, लेक्चर खत्म होने के बाद इसकी पूरी लैंग्वेज भी आप लिखेंगे। थियरी ये कहती है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है वो इस प्रकार बनता है, लाइगेंड के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होता है टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है। दूसरा बड़ा अच्छा पॉइंट है, और दूसरा बड़ा अच्छा पॉइंट ये कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे, व्हाट द सेकंड पॉइंट स्टेट्स दैट। सेकंड पॉइंट बच्चों ये कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल है और ये लाइगेंड्स है, इसका मतलब 6 लाइगेंड मेटल से जुड़े हुए हैं, 6 लाइगेंड्स आर बॉन्डेड टू द मेटल। तो अगर मेटल को 6 लाइगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, तो मेटल के पास कम से कम 6 वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मेटल मस्ट हैव एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। मेटल के पास जितने उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने होते हैं उतने उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ये कहता है जो भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल होता है उसके पास 2 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं। एक एग्जांपल, जैसे हम मैंगनीज की बात करते हैं, मैंगनीज में का नंबर 25 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। फोर्थ सेल आ चुका है और फोर्थ सेल में आपके 4 सबशेल होते हैं, 4s 4p 4d 4f। इलेक्ट्रॉन बेशक 4s में हो लेकिन ऑर्बिटल तो सारे ही हैं वहां पर, सबशेल तो सारे ही हैं वहां पर, राइट? वो बात अलग है, वो खाली है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि जो भी मेटल होता है कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी के अंदर उसके पास 2 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। पहला ऑर्बिटल ये वाला, 2 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मेटल के पास 2 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं। अब ये जो होता है ये सेकंड लास्ट शेल के अंदर होता है, सेकंड लास्ट शेल के अंदर, और एक डी सबशेल बाहर वाले सेल में होता है। इसका मतलब मेटल के पास एक n-1 डी ऑर्बिटल्स हैं या n-1 डी सबशेल ऑर्बिटल्स हैं, और मेटल के पास लास्ट वाले शेल के nd ऑर्बिटल्स हैं।
अब ये मेटल की मर्जी होती है, ये क्रोमियम की, मैंगनीज की मर्जी होती है। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दौरान अंदर वाले डी का भी इस्तेमाल कर सकता है और बाहर वाले डी का भी इस्तेमाल कर सकता है। राइट, मेटल की चॉइस होती है, वो अंदर वाले डी का भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकता है और मेटल चाहे तो बाहर वालों का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर मेटल अंदर वाले डी, ये फोर्थ ये थर्ड, तो ये अंदर है ये शेल, अगर मेटल अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और अगर मेटल बाहर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है तो उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचाना जाता है। अब तक जितनी भी बात हमने कही एक बार शॉर्ट रिकैप। पहला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंड टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है मेटल को जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने होते हैं लाइगेंड से, मेटल के पास उतने वेकेंट ऑर्बिटल्स उपलब्ध होने चाहिए, तब जाके कॉम्प्लेक्स बनेगा। तीसरा पॉइंट, अभी आप लर्न करें कि मेटल के पास दो तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं, एक अंदर वाले डी, एक बाहर वाले डी। मेटल दोनों डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल बॉन्डिंग के दौरान कर सकता है। अगर अंदर वाले डी का इस्तेमाल करता है, n-1 डी का इस्तेमाल करता है, ये अगर n है तो ये उससे एक कम है, n-1 डी का इस्तेमाल करता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है, और अगर बाहर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के नाम से उनको पहचाना जाता है। चलिए अब इन बेसिक पॉइंट्स को हम सीखेंगे डिटेल में। यहां पर आता है, से फॉर एग्जाम्पल, प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहला सवाल आता है यहां से। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉन्डिंग सीखनी है। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं सब पॉइंट्स का हम चर्चा में लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट, आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहां पर मेटल है, मान लो उसका ऑक्सीडेशन नंबर x है, प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर पे चार्ज होता है 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज। आप भली बात ही जानते हैं। क्या जानते हैं आप? आपको हमने पहले लेक्चर्स में बताया है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इज इक्वल टू द चार्ज। तो सबसे पहले कार्य आपने क्या करना है, मेटल आयन पे, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर उसका निकालना है आपको। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। अब बस एक पॉइंट लर्न कर ले और उसके बाद बॉन्डिंग होगी बहुत आसान। पहला पॉइंट क्या लर्न करना है, मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आया x इज इक्वल टू +3। इसका मतलब क्रोमियम यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, यानी कि क्रोमियम यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं। क्रोमियम का नंबर 24 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d5 एंड 4s1। कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, d के अंदर मैं पहले 5 ऑर्बिटल्स बनाता हूं, 5 ऑर्बिटल्स बनाता हूं, ये 5 ऑर्बिटल्स बनाए, ये 3d, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरता हूं, राइट। और ये है 4s1, s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन। इट इज 3d, इट इज 4s, मैं लिखता हूं 4p, ये मैंने लिखा 4p, और यहां पर मैं लिखता हूं 4d, 4d, ऐसे। सबसे पहला कार्य क्या करना है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग आपको समझानी है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में पहला पॉइंट, बस यही पॉइंट है मेन,
उस ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे। अब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए क्रोमियम में से। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी आपकी ये, यहां से ये 4s से गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची दैट इज 3d3 4s 0, 3d3 4s 0। तो प्यारे बच्चों, क्या कार्य आपने किया? आपने कार्य किया मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसी ऑक्सीडेशन नंबर में आपने मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब लिखने के बाद आप क्या करें, हमेशा ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें, अंदर वाले डी से लेके बाहर वाले डी तक। ये आपका 3d है, ये आपका 4s है, ये 4p है और ये 4d है। नेक्स्ट कार्य क्या है, आपने ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करनी है अंदर वाले डी से लेके बाहर वाले डी तक, बस अब हो जाएगा टॉपिक बहुत आसान। कैसे, जरा ध्यान से समझिए। मेटल को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। वाटर यहां पर एज ए लाइगेंड प्रेजेंट है, एक्वा आपका एज ए लाइगेंड प्रेजेंट है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, वाटर एज ए लाइगेंड प्रेजेंट है, एक्वा यहां पर एज ए लाइगेंड प्रेजेंट है। 6 वेकेंट ऑर्बिटल इसको चाहिए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, राइट। अब लाइगेंट आएंगे, लाइगेंट अप्रोच करेगा, 6 लाइगेंट 6 वाटर अप्रोच करेंगे क्रोमियम के पास। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है मेटल के पास उतने डिजायर्ड वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। तो चलिए करेगा ये यूज। पहला ये वाला ऑर्बिटल यूज करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये यूज करेगा आपके डी के इन 2 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेगा, एक s ऑर्बिटल का बॉन्डिंग के दौरान इस्तेमाल करेगा और p के 3 ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? D2sp3। तो आपने बड़े आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बता दी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कि मेटल की जो हाइब्रिडाइजेशन है, या यहां पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। मेरे प्यारे बच्चों, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड्स जब हम लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब होता है, तो हमने आपको बताया हुआ है कि मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन पाई जा सकती है, या तो D2sp3 या sp3d2। अब यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से आपको पता लग गया कि यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 है। अब चाहे D2sp3 हो हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 हो, 2 d के ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल चाहिए, p के 3 ऑर्बिटल चाहिए। यहां पर भी सेम ऑर्बिटल्स हैं, तो ज्योमेट्री हमेशा सेम ही होती है, बस हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, यहां पर ऑक्टाहेड्रल इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होगी। दूसरा पॉइंट यहीं से आपको क्या पता चलता है? दूसरा पॉइंट आपको पता चलता है मैग्नेटिज्म। सेकंड पॉइंट आपको यहीं पर मैग्नेटिज्म का पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये और ये। जब मेटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, उसके बाद उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 रह जाएंगे। बॉन्ड बनाने के बाद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और आप जानते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिज्म पाया जाएगा इसके अंदर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिज्म।
जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे पैरामैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस थ्योरी की मदद से आपको आसानी से पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। दूसरा, आपको मैग्नेटिज्म पता चल जाता है। तीसरा, आपको यहां से कलर भी पता लग जाता है कि ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कलर होगा या कलरलेस होगा। इसके लिए डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने आपको बताया हुआ है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड पाए जाते हैं जहां पर डी ऑर्बिटल्स के अंदर, डी सब शेल के अंदर 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो डी फुल्ली फिल्ड नहीं है, डी इनकम्प्लीट है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें डी इनकम्प्लीट होता है जनरली वो कलर्ड होते हैं। तो यहां पर ये आपका कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। दिस विल बी अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। क्यों है कलर्ड कॉम्प्लेक्स? क्योंकि डी के अंदर डी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पता चलता है यहां से? नेक्स्ट पॉइंट हमें टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पता चलता है। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, ये भी जानकारी हमें इस थ्योरी से बड़े आसानी से मिल जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान आपके अंदर वाले डी का इस्तेमाल हुआ है, और हमने आपको अभी प्रीवियसली पोस्टुलेट्स में बताया था कि अगर मेटल अंदर वाले डी का इस्तेमाल करता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर ये आपका बना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं, जब अंदर वाले डी का इस्तेमाल होता है, तो इनको हाइपरलाइगेट कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इनका सेकंड नेम हो जाएगा हाइपरलाइगेट कॉम्प्लेक्सेस। इन्हें हाइपरलाइगेट कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी पहचाना जाता है। हाइपरलाइगेट कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी पहचाना जाता है। एक और नाम इसका होता है, और नाम होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब जब अंदर वाले डी का इस्तेमाल होता है तो कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसका मतलब आपसे अगर एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि आपको बॉन्डिंग एक्सप्लेन करनी है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? अब बड़े गौर से बात सुनिए, हमने पूरे इसमें क्या किया, ध्यान से सुनेंगे बात। पहला पॉइंट, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और उस ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते दौरान हमेशा याद रखो, अंदर वाले डी से बाहर वाले डी तक सभी ऑर्बिटल्स को आप बनाएंगे, और उसके पास बस चाहे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। उस दौरान आपको अगर अंदर वाले डी इस्तेमाल हुए हैं तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर बाहर वाले डी का इस्तेमाल करता तो आपकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती। फिर चेक करेंगे उसके दौरान, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर डी इनकम्प्लीट है, 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन है, तो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा। अंदर वाले डी का इस्तेमाल हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाले डी का इस्तेमाल हुआ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को 2 अतिरिक्त नामों से और पहचाना जाता है। ये हाइपरलाइगेट कॉम्प्लेक्सेस भी कहलाते हैं, और इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी पहचाना जाता है। आशा करता हूं पूरी की पूरी बॉन्डिंग आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आया आप लोगों से, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब उन पॉइंट्स को धैर्यपूर्वक रिवाइज करिए जो हमने आपको पहले एग्जाम्पल में समझाए थे। सबसे पहले आप जो भी मेटल आपको गिवन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यानी कि X प्लस वाटर पे चार्ज होता है 0 मल्टीप्लाइड बाई 6
सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज इज इक्वल टू द चार्ज इज इक्वल टू +2। इसका मतलब सीधे सीधे यहां से आंसर आएगा x इज इक्वल टू +2। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। दूसरा पॉइंट हमने कहा था मेटल के उस ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। अब जिंक के केस में आप लोग जानते हैं जिंक का नंबर 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d10 4s2। अब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। उस ऑक्सीडेशन स्टेट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे तो ये बनेगा Zn+2। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज 3d10 4s0 3d10 4s0। प्यारे बच्चों, आपने क्या कार्य करना है, ये d है, ये 3d है आपके पास, ये आपके पास 4s है। याद रखेंगे, लर्न करेंगे, ये 4p है आपके पास, ये 4p है और ये 4d है। आपको अंदर से लेकर बाहर वाले d तक, अंदर वाले d से लेके बाहर वाले d तक ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करनी है। अब जिंक +2 में आपके d में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी यहां से, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जिंक +2 की। अब सबसे पहला कार्य है मेटल अपनी व्यवस्था बनाता है। क्लियर है? अब मेटल के पास लाइगेंड अप्रोच करेंगे। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर लाइगेंड्स मेटल की तरफ, जिंक की तरफ अप्रोच करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट क्या कहता है? मेटल के पास उतने वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जितने उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। यहां पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं तो मेटल अपने 6 वेकेंट ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा। लाइगेंड आएंगे, जिंक की तरफ अप्रोच करेंगे तो वेकेंट ऑर्बिटल से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब यहां तो 3d के अंदर तो वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं, ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d, ये है 4d। अब 6 वेकेंट ऑर्बिटल कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब इस वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हाइब्रिडाइजेशन ये होगी, अंदर वाले डी का तो इस्तेमाल नहीं करेगा मेटल क्योंकि उसमें वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है। अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 s, p के 3 ऑर्बिटल इनका इस्तेमाल करेगा और बाहर वाले 2d का इस्तेमाल करेगा, बाहर वाले 2d का इस्तेमाल करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों? sp3d2। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आपने देखा था, क्या देखा था पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कि हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आई थी जब क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स हमने लिया था। व्हेन वी टुक द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम, उसमें हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आई थी क्योंकि पहले वाले में अंदर वाले d का इस्तेमाल हुआ था और इसलिए हुआ था क्योंकि अंदर के d ऑर्बिटल्स अवेलेबल थे, खाली थे। तो यहां पर बड़ा प्यारा सा वाई द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स इज sp3d2, तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप मैग्नेटिज्म के बारे में बताने वाले हैं। भैया आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हैं, किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू डायमैग्नेटिज्म। तो पहले वाला कॉम्प्लेक्स था पैरामैग्नेटिक और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये बनेगा डायमैग्नेटिक। इट इज डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है। क्वेश्चन आ गया आपसे, क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स जो आपने पहले पढ़ा था वो पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक होता है। एक्सप्लेन करिए, बड़े प्यार से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने आपको बताया था, थर्ड पॉइंट हम कलर के विषय में आपको बता रहे थे।
अगर डी इनकम्प्लीट होता है तो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है, और अगर डी पूरा भरा हुआ होता है तो कलरलेस होता है। यहां पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी पूरा भरा हुआ है तो ये कलरलेस होगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, पहले वाले कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेके आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए वो क्रोमियम वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो आपका कलर्ड था, जबकि जिंक का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलरलेस है, तो सीधा आप बता सकते हैं उसमें डी इनकम्प्लीट था, यहाँ पर डी फुल्ली फिल्ड है। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था लास्ट जो जानकारी हमें इस थ्योरी से मिलती है वो अबाउट द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के टाइप की जानकारी भी हमें मिलती है। कैसे? ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखना है, अंदर वाले डी से बाहर वाले डी तक ऑर्बिटल पिक्चर आप ड्रॉ करते हो। इस वाले कॉम्प्लेक्स में अंदर वाले डी का इस्तेमाल नहीं हुआ, बाहर वालों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के दो नाम होते हैं, या तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप कहिए या हाइपोलाइगेट कॉम्प्लेक्स कहिए, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इनके नाम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम हाइपोलाइगेट कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी पहचानते हैं, और इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो दो एग्जाम्पल बच्चों हमने आपको समझाए, और दोनों में बॉन्डिंग से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, वीबी थ्योरी से अलग अलग जानकारियां निकल के आई। क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स जो आपको इससे पहले पढ़ाया गया था, ये शॉर्ट नोट में, शॉर्टकट में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमने आपको अभी तक दो कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाए, पहला कॉम्प्लेक्स ये पढ़ाया, क्लियर? पहला कॉम्प्लेक्स आपको ये पढ़ाया, दिस वन आई टॉट। सेकेंड कॉम्प्लेक्स हमने आपको पढ़ाया एंड दैट वाज बेसिकली क्रोमियम H2O6 + 2। ये दो कॉम्प्लेक्स हमने आपको पढ़ाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है, ये भी कोऑर्डिनेशन 6 का कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें या तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो सकती है या sp3d2 हो सकती है। आपने देखा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, डिस्टिंग्विश करिए, डिफरेंशिएट करिए इन दोनों कॉम्प्लेक्स में। इसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आई क्योंकि अंदर वाले d ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ। इस वाले में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आई क्योंकि इसमें आउटर ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ, आउटर d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ। आपने देखा ये पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक। अब ये क्वेश्चंस हैं आपके, एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक। एक्सप्लेन करिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये कॉम्प्लेक्स आपका कलर्ड है और ये कॉम्प्लेक्स आपका कलरलेस है, एक्सप्लेन करिए। चौथा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्ट। आपको फैक्ट एक्सप्लेन करना है, दिस इज अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स व्हाइल दिस इज ए कलरलेस कॉम्प्लेक्स। इसमें डी इनकम्प्लीट होता है, इसका डी फुल्ली फिल्ड होता है, ये कलरलेस, ये कलर्ड। चौथा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाइपरलाइगेट कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, जिंक का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाइपोलाइगेट कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। आपको एक्सप्लेन करना है और इसका रीजन केवल एक ही आएगा। क्या रीजन आने वाला है? यहां पर अंदर के डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल होता है, यहां पर बाहर के डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल होता है। यश, यहां पर बाहर के डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, आशा करता हूं मजा आना बॉन्डिंग में शुरू हो गया होगा। इस मजे को और आगे बढ़ाते हैं, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट दो कॉम्प्लेक्सेस की। ये दोनों मैंगनीज के कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों के दोनों मैंगनीज के कॉम्प्लेक्स है, और आपको इनके अंदर बॉन्डिंग समझानी है और इन कॉम्प्लेक्सेस की जानकारियां देनी है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा,
कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना हमने सिखा दिया है। सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाएगा। यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा और यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 आएगा। अब हमने अपने बच्चों को जानकारी दे रखी है कि सबसे पहला कार्य होता है मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आता है उसमें मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना। तो अब आप बच्चों यहां पर बेटे आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज का नंबर 25 होता है। 25 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5 4s2, यहां पर आएगा 4p और यहां बचेगा 4d। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंदर वाले d से बाहर वाले d तक आप ले जाइए। अब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 है, तो उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे तभी मेटल +2 में आएगा। तो मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज 3d5 एंड 4s0। 3d5 एंड 4s0 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंगनीज की होगी। इसी प्रकार ये हो जाएगा 4s0। 4p खाली पड़ा हुआ होगा, 4d खाली पड़ा हुआ होगा। सिमिलरली यहां पर भी मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, मैंगनीज +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5, इट इज 4s0 एंड दिस इज 4p एंड 4d। ये दोनों केसेस में मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब आप ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ऑर्बिटल पिक्चर में हमेशा अंदर वाले d से बाहर वाले d तक आप ऑर्बिटल्स बनाएंगे। d के ये हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास d के 5 ऑर्बिटल्स हैं। s के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और अंदर वाले d से हमेशा बाहर वाले d तक आप ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करेंगे। अंदर वाले d से हमेशा बाहर वाले d तक आप ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ये 3d 4s 4p और ये हो जाएगा 4d, राइट। यहां पर भी आप अंदर वाले d से बाहर वाले d तक ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करेंगे। यहां पर d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स आप बनाने वाले हैं, राइट। इस प्रकार 5, ये हो जाएगा 3d। s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। भैया बना लिया आपने। अंदर वाले d से बाहर वाले d तक आपने ऑर्बिटल पिक्चर बनानी है। कॉमन से स्टेप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने तक का खेल है और उसके बाद 3 नंबर आपकी पॉकेट में है। अब यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और 5। यहां पर भी d सब शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 लाइगेंट यहां अप्रोच करेंगे, 6 लाइगेंट यहां अप्रोच करेंगे और लाइगेंट को जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने होते हैं उतने मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब याद रखिए, यहां पर जो लाइगेंट आने वाला है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंट आने वाला है, यहां पर जो लाइगेंट आने वाला है वो एक वीक लाइगेंट आने वाला है। अब एक अतिरिक्त जानकारी आपको हम दे देते हैं। लाइगेंट्स की रिपल्शन पावर के अनुसार कौन सा लाइगेंट कितना इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। भाई लाइगेंट एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। मेटल से लाइगेंट बॉन्ड बनाता है तो लाइगेंट के पास या तो नेगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उसको लाइगेंट कहते हैं। जब लाइगेंट मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो 2 तरह के लाइगेंट होते हैं।
एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंट और एक वीक लाइगेंट। जो ज़्यादा रिपल्शन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करता है, ऐसे लाइगेंट को स्ट्रॉन्ग लाइगेंट माना जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है लेकिन ज़्यादा रिपेल नहीं करता है, उसको वीक लाइगेंट माना गया है। प्यारे बच्चों, सभी इंपॉर्टेंट लाइगेंट में से ये जो लाइगेंट है, कार्बोनिल, साइनाइडो, नाइट्रो, इथाइलिन डायमाइन और NH3 अमाइन, ये आपके स्ट्रॉन्ग लाइगेंट्स हैं। ये आपके स्ट्रॉन्ग लाइगेंट्स हैं। ये जब जब मेटल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मेटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और उन्हें उठा भी सकते हैं। इसके बाद वाटर की अगर मैं बात करूं, ऑक्सो की मैं बात करूं, ऑक्सलेटो की मैं बात करूं और हैलाइड आयंस की अगर मैं बात करूं, यानी कि हेलोजेंस की अगर मैं बात करूं, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो की अगर मैं बात करूं, तो ये वीक लाइगेंट्स हैं। ये आपके वीक लाइगेंट्स हैं। वीक लाइगेंट वो होते हैं जो रिपेल तो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा सकते, उठा नहीं सकते। एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक क्लास में, आपके स्कूल में एक डॉन का बच्चा पढ़ता है। अब जैसे ही 12th क्लास में मान लो मुन्ना भाई है। अब मुन्ना भाई जब क्लास में एंटर करता है तो वो अगली सीट से बच्चे को कह देता है, जाओ उठिए और पीछे जाके बैठिए। उसने उसको रिपेल किया और इतनी रिपल्शन पावर मुन्ना भाई की होती है कि वो आराम से अगली बेंच से एक बच्चे को उठाता है और कह देता है, पीछे जाके बैठो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मुन्ना भाई एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, वो आराम से एक स्टूडेंट को रिपेल करता है और उठा देता है और पिछली सीट पे बैठवा देता है। लेकिन मान लो आपकी क्लास में मान लो कोई भी बच्चे हैं, आप फर्स्ट सीट पे बैठे हुए हैं, आपका कोई दूसरा क्लासमेट आता है, नॉर्मल बच्चा आता है, नॉर्मल स्टूडेंट आता है और वो आपको कहता है पीछे जाके बैठिए, तो आप उसको रिपेल कर देते हैं। आप उसको कह देते हैं, पीछे सीट खाली है, तुम जाइए, मैं नहीं जाता हूं। ये कहानी होती है स्ट्रॉन्ग लाइगेंट और वीक लाइगेंट की। अब लाइगेंट आएंगे, यहां पर जो लाइगेंट आएगा वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंट आएगा, यहां पर जो लाइगेंट आएगा वो वीक लाइगेंट आएगा। स्ट्रॉन्ग लाइगेंट है अमाइन एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंट है। यहां पर आपका आने वाला है वाटर एक वीक लाइगेंट है। तो क्या होगा, ध्यान से समझिए क्या होगा। यहां पर स्ट्रॉन्ग लाइगेंट आया, अमाइन है, इन्हें रिपेल करता है, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंट की रिपल्शन पावर ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को जंप करा देता है, रिपेल करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके पेयर्ड अप हो जाएगा, तो स्थिति ये बनेगी। क्लियर है? यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी बनने वाली है, एक इसके साथ ये आके पेयर्ड अप हो जाएगा, ये इसके साथ आके पेयर्ड अप हो जाएगा और यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। बाकी स्थिति सेम रहेगी, बाकी परिस्थितियाँ सेम रहेंगी, राइट? बाकी परिस्थितियाँ सेम रहेंगी, एज इट इज सेम रहने वाली है बाकी परिस्थितियाँ। अब स्ट्रॉन्ग लाइगेंट आया, रिपेल किया, रिपेल करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अंदर वाले ऑर्बिटल्स में पेयर्ड अप हो गए। 2d के ऑर्बिटल की लड़ाई होती है, हो गए खाली। अब स्ट्रॉन्ग लाइगेंट को 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। 2 तो d के इस्तेमाल हुए, 1 s का इस्तेमाल हुआ और 3 p के इस्तेमाल हुए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। अब इधर चलते हैं, लाइगेंट आता है, वीक लाइगेंट आता है। देखा सारे इलेक्ट्रॉन खुल के बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक सीट पे एक ही बच्चा बैठा हुआ है और वो आके इन्हें दांत दिखाता है, गुस्सा करता है, चलो अंदर पेयर्ड अप हो जाओ, क्यों खुल के बैठे हुए हो,
चलो एक सीट पे 2 जाके बैठ जाओ, लेकिन ये वीक लाइगेंड होता है। तो ये सिर्फ बंदर की तरह दांत दिखा सकता है, लेकिन इसको उठा नहीं सकता। तो होता है क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं हो पाता है अंदर। तो वो क्या कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जो खाली सीट है उन पे जाके बैठ जाता हूं। क्लियर है? तो यहां पर अब ये इन 6 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करेगा, 1 2 3 4 5 और 6। यहां हाइब्रिडाइजेशन होगी s, पहला s ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ, 3 p के इस्तेमाल हुए और 2 d के इस्तेमाल हुए। तो आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लाइगेंट और वीक लाइगेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लाइगेंट कार्बोनिल, साइनाइडो, नाइट्रो, अमाइन एंड इथाइलिन डाइअमाइन, बस इन 5 को लर्न कर लो। इनके अलावा वाटर से लेकर हैलाइड आयन तक, ग्रुप 17 के लाइगेंट्स तक सारे वीक लाइगेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को आने पर रिपेल तो करते हैं, लेकिन इतनी क्षमता नहीं रखते कि उन्हें पेयर्ड अप करा दे, अंदर पेयर्ड अप करा दे। अंदर पेयरिंग तभी हो सकती है जब ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए ना हो, ऑर्बिटल्स आधे खाली हों। हाफ फिल्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर भी जाके बैठ सकते हैं, लेकिन वीक इन्हें अंदर नहीं बैठा सकता, स्ट्रॉन्ग लाइगेंट ही इनको अंदर बैठा सकता है। राइट? यहां पर भी स्थिति यही थी, लेकिन आने वाला लाइगेंट स्ट्रॉन्ग लाइगेंट था, तो वो इनको उठा भी सकता है, और अंदर अगर जगह खाली है तो इनको उठाएगा और कहेगा अंदर जाके बैठिए, यहां हम बैठेंगे। ऑल राइट? अब जब ऐसा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में फर्क आएगा। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। पहला क्वेश्चन आपसे बना, और क्वेश्चन ये बना, एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स इज octahedral and this is also octahedral, yet there is a difference। क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, yet there is a difference, उसके बावजूद यहां पर डिफरेंस है हाइब्रिडाइजेशन में। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, क्योंकि अंदर वाले d ऑर्बिटल का इस्तेमाल हुआ, बाहर वाले d ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक लाइगेंड्स पेयरिंग नहीं हो पाई, पेयरिंग नहीं हो पाई, और अगर पेयरिंग नहीं हो पाई तो बाहर वाले d ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। दूसरा क्वेश्चन, बताइए ज्यादा मैग्नेटिक कौन होगा? इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। दोनों के दोनों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होंगे, लेकिन जिसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक। इट इज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, और दूसरे वाला भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जो पैरामैग्नेटिज्म है वो यहां पर ज्यादा होगा, इस वाले कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगा, और इस वाले कॉम्प्लेक्स में कम होगा। तीसरी बात बताइए, क्या ये दोनों कलर्ड होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यहां पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, या यहां पर भी डी इनकम्प्लीट है, यहां पर भी डी इनकम्प्लीट है, बिल्कुल कलर्ड होंगे। ये भी कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा और वो भी कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा। यहां पर अंदर वाले डी का इस्तेमाल हुआ है, इनका इस्तेमाल हुआ है, और यहां पर बाहर वाले डी का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको बताना है ये कॉम्प्लेक्स आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और या फिर हम कह सकते हैं ये हाइपर लाइगेट कॉम्प्लेक्स है, हाइपर लाइगेट कॉम्प्लेक्स है, हाइपर लाइगेट कॉम्प्लेक्स है। जबकि अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर सॉरी, अंदर वाले डी इस्तेमाल हुए हैं, और अगर अंदर वाले डी इस्तेमाल हुए हैं तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाइपर लाइगेट कॉम्प्लेक्स। जबकि यहां पर बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ है तो इसको बोला जाएगा
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हाइपोलाइगेट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पहचाना जाएगा, हाइपोलाइगेट कॉम्प्लेक्स। मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट सवाल, यहां पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, और आप जानते हैं एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो होती है प्लस हाफ। यहां पर पहले स्पिन प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस 5/2 थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनते ही, लाइगेंड्स के आते ही प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ 0, केवल प्लस हाफ बचती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान मेटल की जो स्पिन होती है वो लो हो जाती है, राइट, क्योंकि पेयरिंग हो गई। यहां पर पेयरिंग की वजह से स्पिन लो हो गई, सम ऑफ स्पिन लो हो गया, तो इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां पर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी स्पिन का जो सम है प्लस 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 हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ, स्पिन का सम मैक्सिमम ही रहा, तो इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर ये बना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाइपोलाइगेट कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जिस बच्चे के ये 4 एग्जाम्पल जो अब तक पढ़ाए हैं ये समझ में आ गए, समझ लो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मुट्ठी में है, और 3 नंबर आज के लेक्चर में से आपको कोई भी एग्जामिनर, अगर आप प्रेजेंटेशन अगर आप सही रखते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपको 3 नंबर गेन करने से इसमें शायद बाध्य, या मैं कह सकता हूं रुकावट पैदा नहीं होगी। एग्जामिनर बड़े इजीली 3 नंबर आपको देगा ही देगा। हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको समझाई, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आप किताबों से पढ़ते हो तो बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाई हुई है। यहाँ पर हमने कोशिश की, आसान बनाया, बहुत आसान बनाया, इतना आसान बनाया कि मेरे बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, बॉन्डिंग समझाने में, किसी कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरा ऐसे लिखने में। करो नोट फटाफट, और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए बनता है, लेकिन इसका एक पार्ट हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। चलो एक एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं। यहां पर इस एग्जांपल को हम करते हैं, और सिमिलरली जैसे इस एग्जांपल को करें बाकी एग्जांपल आपको खुद करने हैं। सबसे पहला काम है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा 4 × +1। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लिया जाएगा आयरन का। एक साइनाइडो पे होता है -1 चार्ज, तो दैट इज -1 × 6, एंड सब का चार्ज मिला के इज इक्वल टू दैट इज 0। सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम इज इक्वल टू द चार्ज, यहां कोई चार्ज नहीं है 0। ऐसे ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेंगे। अब यहां पर X इज इक्वल टू आएगा +2, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया। अब क्या करना है, इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। आयरन +2 की जब आप, आयरन का नंबर होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकल जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन बचेगी दैट इज 3d6, 4s में इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 0, 4p खाली पड़ा हुआ होगा, 4d खाली पड़ा हुआ होगा। अंदर वाले d से बाहर वाले d तक आप ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करेंगे। अब d के अंदर ये आप ड्रॉ करने वाले हैं 5 ऑर्बिटल्स, 4s के अंदर 1 ऑर्बिटल, 4p के अंदर 3 ऑर्बिटल आप ड्रॉ करेंगे, और ये रहा 4d के अंदर आप 5 ऑर्बिटल्स आप ड्रॉ करने वाले हैं। ऐसे आप चाहो और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप वहीं पे लिखो, 4s को यहां पर लिखिए, 4s को यहां पर लिखिए, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d, राइट। अब अच्छे बेटे ध्यान से समझेंगे, d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, 1 1
2 3 4 5 एंड दिस इज 6। 4s के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 4d के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब 6 लाइगेंट 6 लाइगेंट्स अप्रोच करेंगे, 6 साइनाइडो अप्रोच करेंगे। आप जानते हैं ये जो लाइगेंट है, ये जो साइनाइडो लाइगेंट है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इन चारों को मोस्ट प्रोबेबली लर्न कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग लाइगेंट आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंट आएगा, देखेगा इलेक्ट्रॉन, बड़े मजे की बात है, खुल के बैठे हुए हैं, 2 की सीट पे एक एक बैठा हुआ है। ये इनको आके, स्ट्रॉन्ग लाइगेंट है, आके इनको रिपेल करेगा, आके इनको रिपेल करेगा। जैसे ही रिपेल करेगा, इसको यहां अंदर पेड अप करा देगा, यहां पेड अप, और इसको उठा के यहां पेड अप करा देगा। जैसे ये पेड अप कराएगा, स्थिति हो जाएगी कुछ इस प्रकार, ऐसी स्थिति हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, और ये डी के दोनों ऑर्बिटल्स खाली हो गए। डी के दोनों ऑर्बिटल्स खाली हो गए। अब ये है 4s, ये है 4p। अब 6 लाइगेंट आ रहे हैं, तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। 2 तो इस डी के अवेलेबल हो जाएंगे, 2 तो यहां पर डी के अवेलेबल हो जाएंगे, एक एस का अवेलेबल हो जाएगा, और पी के 3 ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, अंदर वाले 2 डी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हुआ। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी दैट इज D2sp3। सवाल दूसरा, बॉन्डिंग के बाद आपने देखा, क्या देखा? बॉन्डिंग के बाद में यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड अप हैं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर ये जो सब्सटेंस होगा, ये होगा डायामैग्नेटिज्म, या इसमें पैरामैग्नेटिज्म होगा 0। अंदर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाइपरलाइगेट कॉम्प्लेक्स। और अब बारी है इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसे चलना है। इस वाले केस में 6 F नेगेटिव आएंगे, हेलाइड आयन आएंगे। हेलाइड आयन आपके वीक लाइगेंट्स हैं, वीक लाइगेंट है तो वो यहां पर आएगा, इन्हें रिपेल तो करेगा लेकिन उठा नहीं पाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर इस वाले केस में बाहर वाले डी का इस्तेमाल होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इलेक्ट्रॉन पेड अप नहीं होंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, पैरामैग्नेटिज्म होगा। ऐसे इन दोनों का कंपैरिजन हमने कर दिया। यहां पर इसके केस में आप अभी ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं, इसको आप खुद ड्रॉ करेंगे, इसका इन तीनों को बढ़ते हुए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में अरेंज करेंगे, यानी कि आप बढ़ते हुए पैरामैग्नेटिज्म ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसी बात के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है, और आशा करते हैं खूब एंजॉय आपने बॉन्डिंग को किया होगा। धन्यवाद।